नमस्कार, मैं रविश कुमार। साथियों, यह मेरा नया चैनल महाभारत, जिस पर मैं आप लोगों को देश विदेश की बड़ी खबरें सरल भाषा में समझाऊंगा और साथ ही पेंशन, आपकी जेब और आम आदमी की जिंदगी पर असर डालने वाले हर फैसले की सच्ची तस्वीर भी दिखाऊंगा। अगर आप मुझे सच्चा और बेबाक पत्रकार मानते हैं और मेरी पत्रकारिता का साथ देना चाहते हैं तो इस चैनल महाभारत के खबर को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए ताकि हमारा कोई भी जरूरी वीडियो आपसे मिस न हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज 22 नवंबर 2025 तक की जो स्थिति तस्वीर की तरह साफ दिख रही है उसको सरल भाषा में आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। ध्यान से आखिर तक सुनिएगा क्योंकि बात आपकी पेंशन, आपके परिवार के बजट और आने वाले सालों की आर्थिक सुरक्षा की है। बीच में कहीं भी कोई जल्दबाजी में नतीजा निकालने से पहले पूरी तस्वीर समझना जरूरी है। सबसे पहले कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस 95 पर आते हैं। इस स्कीम की शुरुआत 16 नवंबर 1995 को इस सोच के साथ की गई थी कि संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद एक तयशुदा मासिक आय मिल सके। मतलब यह कि नौकरी छोड़ देने के बाद भी हर महीने इतना पैसा हाथ में आए कि बुजुर्ग व्यक्ति पूरी तरह किसी पर आर्थिक रूप से निर्भर न रहे। बाद में 1 सितंबर 2014 से सरकार ने इसमें बजटीय सहायता जोड़कर इस फंड को और मजबूत करने की कोशिश की ताकि योजना लंबे समय तक टिक सके और पेंशन स्ट्रक्चर स्थिर रहे। लेकिन जमीन की हकीकत क्या है? इतने साल बीत जाने के बाद भी लाखों ईपीएस 95 पेंशनर्स आज भी महज 1000-2000 की मासिक पेंशन पर जीने को मजबूर हैं। आप खुद अपने घर का बजट सामने रखकर देखिए। किराया या मेंटेनेंस, राशन, दूध, सब्जी, बिजली, पानी का बिल, सिलेंडर, इलाज और दवाइयाँ और ऊपर से बच्चों या पोते पोतियों की बुनियादी जरूरतें, इन सब के सामने 1000-2000 महीने की पेंशन प्रैक्टिकली किस काम की रह जाती है। यही वजह है कि देश भर की ट्रेड यूनियनें, कर्मचारी संगठन और पेंशनर्स मंच एक सुर में सालों से कह रहे हैं कि न्यूनतम पेंशन को मौजूदा स्तर से कई गुना बढ़ाना ही होगा, नहीं तो सोशल सिक्योरिटी सिर्फ कागजों में रह जाएगी। इसी पृष्ठभूमि में हाल के दिनों का सबसे अहम विकास सामने आया है। ईपीएस 95 की थर्ड पार्टी समीक्षा। अलग अलग रिपोर्टों और बैठकों से जो बातें बाहर आई हैं, उनके मुताबिक ईपीएफओ ने इस योजना की समीक्षा के लिए बाहरी विशेषज्ञों की मदद लेने का फैसला किया है। बताया गया कि इसके लिए एक संसदीय समिति बनाई गई है जिसकी अध्यक्षता भाजपा सांसद बसवराज मुंबई कर रहे हैं। यह समिति श्रम मंत्रालय को सुझाव दे चुकी है कि न्यूनतम पेंशन के मुद्दे को केवल औपचारिकता की तरह नहीं, बिल्कुल एक गंभीर सामाजिक आर्थिक विषय की तरह लिया जाए। थर्ड पार्टी रिव्यू का मतलब यह है कि स्कीम को सिर्फ विभाग के अधिकारी नहीं बल्कि एक्चुअरी, फाइनेंशियल एक्सपर्ट और सोशल सिक्योरिटी के जानकार भी परख रहे हैं। वे यह देख रहे हैं कि मौजूदा योगदान संरचना, फंड का साइज, भविष्य के दावों का बोझ और सरकार की अतिरिक्त मदद की सीमा, इन सबको ध्यान में रखते हुए न्यूनतम पेंशन संरचना को कितना और किस तरह बढ़ाया जा सकता है ताकि फंड भी सुरक्षित रहे और पेंशनर्स को भी वास्तविक राहत मिले। अब आते हैं उस बिडी सवाल पर जो आज हर ईपीएस 95 पेंशनर के मन में घूम रहा है। क्या सच में न्यूनतम पेंशन 3000, 7500 या सीधे 9000 तक जा सकती है? चर्चा में फिलहाल 3 मुख्य परिदृश्य सबसे ज्यादा सुनने को मिल रहे हैं। पहला परिदृश्य, न्यूनतम पेंशन कम से कम 3000 महीने कर दी जाए। मान लीजिए आज किसी पेंशनर को 1000 मिल रहे हैं और भविष्य में वही राशि बढ़ाकर 3000 हो जाती है, यानी पेंशन में 200% से ज्यादा की बढ़ोतरी। क्या 3000 से भी पूरा घर चल जाएगा? नहीं, लेकिन आज की स्थिति से तुलना करें तो राशन, बिजली और कुछ बुनियादी दवाओं का तनाव पहले से काफी कम हो सकता है। एक बुजुर्ग के हाथ में कम से कम ऐसी राशि आएगी जो सिर्फ औपचारिकता न लगे, बिल्कुल वास्तविक मदद की तरह महसूस हो। दूसरा परिदृश्य, न्यूनतम पेंशन को 7500 किया जाए। जो पेंशनर आज 1000 पर हैं, अगर कभी नीति निर्माण की मेज पर ऐसा फैसला हो जाए कि न्यूनतम पेंशन 7500 कर दी जाए तो उनकी मासिक आय लगभग 6 से 7 गुना बढ़ जाएगी। इस स्तर पर किराया, बेसिक राशन, बिजली, पानी और सामान्य मेडिकल खर्च के लिए एक ठोस आधार बन सकता है। तीसरा परिदृश्य, न्यूनतम पेंशन सीधे 9000 महीना। कई पेंशनर संगठन यह मांग कर रहे हैं कि महंगाई और बढ़ते खर्च को देखते हुए सम्मानजनक जीवन के लिए 9000 से कम पेंशन पर्याप्त नहीं हो सकती। अगर कभी ऐसा निर्णय हुआ तो यह सीधे सीधे करोड़ों पेंशनर्स की जिंदगी का स्वरूप बदल सकता है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। 22 नवंबर 2025 तक की आधिकारिक स्थिति यह है कि सरकार या ईपीएफओ की ओर से न्यूनतम ईपीएस पेंशन को 3000, 7500 या 9000 करने के संबंध में कोई अंतिम आदेश, नोटिफिकेशन या प्रेस रिलीज जारी नहीं की गई है। जो आंक डीडीडे आप विभिन्न प्लेटफॉर्म पर देखते या सुनते हैं वे सिर्फ प्रस्ताव, रिपोर्टें या संगठनों की मांगे हैं। इन्हें अंतिम फैसला मानना गंभीर गलती होगी। आपके लिए सबसे सही कदम यही है कि किसी भी बड़े दावे को तब तक सच न माने जब तक उसकी पुष्टि आधिकारिक वेबसाइट, गजट नोटिफिकेशन, ईपीएफओ साइट या श्रम मंत्रालय की प्रेस रिलीज से न हो जाए। किसी वायरल मैसेज, आधे अधूरे स्क्रीनशॉट, एडिटेड पीडीएफ या बिना स्रोत वाले सोशल मीडिया पोस्ट के आधार पर कोई भी दस्तावेज देना, फॉर्म भरना या एजेंट को पैसा देना बेहद रिस्की हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि ईपीएस पेंशन, न्यूनतम पेंशन में बदलाव, महंगाई भत्ता, वेतन आयोग और पेंशन से जुड़े अपडेट समय पर आपके मोबाइल तक पहुंचते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर दीजिए। अब बढ़ते हैं महंगाई भत्ते और सैलरी पेंशन पर पीडीडी देने वाले असर की तरफ। महंगाई भत्ता यानी डीए साल में 2 बार संशोधित होता है, एक बार जनवरी से और दूसरी बार जुलाई
इकाई से। डीए की गणना की नींव है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी CPI-IW, जिसे लेबर ब्यूरो हर महीने जारी करता है। यही इंडेक्स बताता है कि रोजमर्रा की चीजों के दाम किस दिशा में जा रहे हैं। ताजा उपलब्ध आंक डीडो के मुताबिक सितंबर 2025 के लिए CPI-IW इंडेक्स में लगभग 0.2 अंकों की बढ़ोतरी दर्ज की गई और यह 147.3 के आसपास पहुंच गया। इसका सीधा संकेत यह है कि महंगाई भले नियंत्रित दिखे, लेकिन जीवन यापन की लागत लगातार ऊपर जा रही है। इन्हीं इंडेक्स वैल्यूज के आधार पर शुरुआती अनुमान बता रहे हैं कि जनवरी 2026 तक डीए 59 से 60% के दायरे तक पहुंच सकता है। अंतिम प्रतिशत क्या होगा, यह सभी CPI-IW आंक डीडे आने और कैबिनेट मंजूरी के बाद ही तय होगा। जनवरी 2026 की यह संभावित डीए वृद्धि केवल एक सामान्य एडजस्टमेंट नहीं है, बल्कि पूरे वेतन ढांचे के नजरिए से एक निर्णायक मोड़ हो सकती है, क्योंकि इसी समय 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया भी तेज हो चुकी है। उसके टर्म्स ऑन एफ रेफरेंस को मंजूरी मिल चुकी है और लक्ष्य रखा गया है कि नया पे स्ट्रक्चर 1 जनवरी 2026 से लागू हो सके। फिटमेंट फैक्टर पे मैट्रिक्स और पेंशन स्ट्रक्चर पर काम जारी है। ऐसी स्थिति में एक संभावना यह भी है कि जनवरी 2026 का अंतिम डीए बेसिक पे में मर्ज कर दिया जाए, जैसा पहले हुआ था। जब 7वां वेतन आयोग लागू हुआ था, तब पुराने बेसिक पर जमा डीए को बेसिक में जोड़ देकर नया बेसिक तय किया गया था और डीए फिर से 0% से शुरू हुआ था। यही फॉर्मूला 8वें वेतन आयोग के समय भी लागू किया जा सकता है। अगर यह होता है तो भविष्य की पेंशन कहीं ऊंचे स्तर पर तय होगी, क्योंकि पेंशन हमेशा अंतिम बेसिक के आधार पर तय होती है। अब पूरी चर्चा को एक लाइन में समेटते हैं। 22 नवंबर 2025 तक EPS 95 की न्यूनतम पेंशन को 3,000, 7,500 या 9,000 करने की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। यह अभी भी मांग, चर्चा और समीक्षा प्रक्रिया में है। दूसरी ओर जनवरी 2026 के लिए डीए के लगभग 59 से 60% तक पहुंचने के संकेत मिल रहे हैं, लेकिन अंतिम दर वही होगी जो सरकार अधिसूचित करेगी। 8वां वेतन आयोग भी आगे बेरच रहा है, लेकिन नए वेतनमान और फिटमेंट फैक्टर अभी तय नहीं हुए हैं। आप सभी से अपील है कि अपने दस्तावेज, आधार, पैन, बैंक डिटेल, KYC और ई-नॉमिनेशन आदि समय पर अपडेट रखें और आधिकारिक वेबसाइट्स पर नजर बनाए रखें। सोशल मीडिया की अधूरी या बिना स्रोत वाली जानकारी से दूरी रखें और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को अफवाहों पर नहीं, ग्राउंड रियलिटी पर आधारित रखें। अगर यह जानकारी आपके लिए उपयोगी लगी हो तो इसे अपने साथियों, पेंशन धारकों, सहकर्मी और परिवार के सदस्यों तक जरूर पहुंचाइए। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलिए। अगली बड़ी डीडी आधिकारिक खबर का तथ्य आधारित विश्लेषण सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। धन्यवाद। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, जागरूक रहिए और किसी भी बड़ी डीडी आर्थिक अफवाह पर भरोसा करने से पहले एक बार जरूर जांच कर लीजिए।